नमस्कार दर्शकों, आज की बात के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष चर्चा होगी जहां हिमाचल के हजारों कर्मचारियों और प्रदेश की जो वित्तीय सेहत है, दोनों पर आज चर्चा होगी। और चर्चा का मुख्य बिंदु रहने का कारण भी यही है कि हालिया में जहां प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की और हायर ग्रेड पे रूल 7A के तहत जो है उस नोटिफिकेशन को कर्मचारियों की मांगों के तहत अब जो है होल्ड पर रखा गया है। हालांकि इस स्थिति के बाद अभी संशय की स्थिति तो बनी ही है और इसी के चलते आज की बात में ये कार्यक्रम बहुत अहम हो जाता है। हमारी ये कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए आप तक कुछ बुनियादी जानकारियां हैं और ये जो परिप्रेक्ष्य बना है इससे कैसे निकल सकते हैं, उभर सकते हैं या फिर इस दृष्टिकोण को कैसे समझ सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं को समझने के लिए हमारे साथ आज दो महत्वपूर्ण जो गेस्ट है वो मौजूद है। उनका तारुफ आपसे करवाती हूं। हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा जी। नमस्कार। और दूसरी ओर हमारे साथ भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवाएं दे चुके सेवानिवृत्त देखें तो इनके साथ शामिल हैं अक्षय सूद जी। इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अक्षय सूद जी के बारे में विशेष बात यह है कि जब रूल 7A लागू हो रहा था तो ये चूंकि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में और वित्त और योजना सचिव रहे थे तो उस दौरान इन्हीं की निगरानी में, इन्हीं के निर्णयों में भी ये निर्णय शामिल था। सबसे पहले संजीव सर आपके साथ आना चाहेंगे कि वर्तमान में जो संशय 7A रूल 7A पर बना हुआ है इसे कर्मचारी कैसे देख रहे हैं और वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए उर्मिल जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जहां तक ये 7A की बात है, मैं सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में कहना चाहूँगा कि 6 सितंबर 2022 को, जैसे कि आपने क्या हमारे सर सामने बैठे हैं, ये तब सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे, तो एक नोटिफिकेशन, एक हायर पे ग्रेड दिया गया था। उसमें क्या था, जो क्लर्क होता था उसको जो स्केल होता था यानी कि इनिशियल वो 20,200 था। उसके बाद उसमें उस नोटिफिकेशन के जारी होने से हायर पे ग्रेड दिया गया 89 कैटेगरीज को, यानी कि जो क्लर्क था उसका जो 20,200 था उसका कर दिया गया 30,500 रुपया। तो वो चलता रहा पूरे 3 साल, क्योंकि 6 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन होती कि इनको दे दिया जाए और 6 सितंबर 2025 को अब जो नोटिफिकेशन आई है उसके तहत जो ये लाभ दिया गया था, हायर पे ग्रेड दी गई थी, उसको वापस ले लिया गया। अब इससे क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि एक कर्मचारी जिसको सपोज 40,000 रुपया तनख्वाह मिल रही थी, अब हाथ में उसको 35 मिलती है क्योंकि 5,000 जीपे कट जाता। 35,000 से अपने घर का पूरा खर्चा चलाता था। अब क्या हुआ, 35,000 में 15,000 उसको कम हो रहे थे, यानी कि 20,000 से उसको अपना खर्चा चलाना पड़ता था। अब जो 35,000 जिसको मिल रहा था 3 साल से, तो उसने हो सकता है गाड़ी ले ली हो, शादी के लिए लोन ले लिया हो, है ना, मकान बनाने के लिए ले रहेगा। अब इस परिस्थिति में जब उसके 15,000 कम हो गए तो उसको अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए हमने इसका विरोध किया। हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले, हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री के कि जैसे ये 6 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुई, हम जो है 8 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री से मिले और जब हमने उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि इससे क्या नुकसान होने वाला है, तो उन्होंने एकदम उसको फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। होल्ड पर रखने का मतलब इसको फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक हमें पता चला है कि भाई इसीलिए होल्ड पर रखा गया है, इसको वापस इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि ये कैबिनेट से डिसीजन हुआ था। तब अगर कैबिनेट से डिसीजन हुआ तो 15 तारीख को, कल परसों शायद कैबिनेट है और उम्मीद है कि सरकार इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर देगी। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ अक्षय सूद जी भी शामिल हैं और बार बार इसीलिए जिक्र भी हो रहा है, जिस समय ये क्लॉज जब ऐड हुआ था तो चूंकि आप वित्त सचिव थे और उस दौरान ही हुआ था, आप रूल 7A को कैसे आप आंकते हैं उस दौरान भी और वर्तमान में अभी भी? जो रूल 7A है, ये जैसे संजीव शर्मा जी ने कहा 89 कैटेगरीज, इसमें क्लर्क नहीं है, इसमें बहुत सारे टीचिंग पूरा काडर है, पुलिस के कांस्टेबल हैं, फॉरेस्ट के गार्ड हैं, पटवारी हैं, हेल्थ के कई वर्कर्स हैं, बहुत सारा टेक्निकल स्टाफ, क्लास 4 भी आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि एम्प्लॉयज़ को एक जो प्रभावित हो रहे हैं विड्रॉल से, उनको एक प्रकार का सेटबैक कहेंगे, या क्योंकि तनख्वाह किसी की कम हो जाए तो वो तो एक काइंड ऑफ अ ट्रॉमा कहेंगे जो सरकारी नौकर है। लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य ये है कि ये
जब दिया गया था 2022 में, ये पंजाब से हट के दिया गया था। तो जो थोड़ा रिसर्च आपके यहाँ आने से पहले, आज की डेट में जो हिमाचल का जो क्लर्क है या कल को कांस्टेबल है या जो भी 89 है, दे आर गेटिंग मोर सैलरी दैन द एम्प्लॉय इन पंजाब। और हिस्टोरिकली हम लोग, हिमाचल जो है वो पंजाब से लिंक्ड है फॉर हिस्टोरिकल रीजंस, क्योंकि हमारा काफ़ी हिस्सा जो है वो पंजाब का पार्ट होता था। तो मैं इसको ये देखता हूँ कि एक शायद वो कारण है। और दूसरा कारण है कि प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति, सैलरीज वगैरह पे बहुत खर्चा है, पेंशन्स पे बहुत खर्चा है। तो उस संदर्भ में मैं इस निर्णय को देखता हूँ, क्योंकि सरकार ने शायद, अब सरकार के मैं अंदर की बात मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो अब रिटायर्ड वो हूँ, कि स्टेक होल्डर्स कहीं हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आम नागरिक हैं, सरकार ने कई दायित्व हैं सरकार के। तो मैं उस एंगल से देखता हूँ कि स्टेट की जो वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने कदम लिया है। लेकिन क्योंकि अब ये ऑन होल्ड हो गया है, तो ग्रीवेंस एम्प्लॉयज़ का है, तो सरकार ने उस बात को भी ध्यान रखा है। जी बिल्कुल। संजीव सर, अक्षय सर का सीधे तौर पर यही कहना है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति का सर समझ रहे हैं कि ये स्थिति बनी होगी। कर्मचारी प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कैसे समझता है, जहां हम ये भी समझ रहे हैं कि बहुत सारे पेंडिंग डीए हैं जो अभी मिले नहीं हैं, और कर्मचारी अपने स्तर पर, क्योंकि कर्मचारियों को भी अगर देखें तो वो अपने स्तर पर वित्तीय स्थिति को किस तरीके से आंकता है और अपने स्तर पर किस तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। देखिए, निश्चित तौर पे सभी जानते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। जहाँ तक जैसे कि आपने कहा कि डी है, मैं आपको बता दूं 5 किस्तें प्रदेश के कर्मचारियों की डीए की ड्यू है, और टोटल जो डीए ड्यू है वो 16% है। यानी कि अभी जो हमारे को डीए मिल रहा है वो 42% मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 58% डीए दे रहा है। 5 किस्तें डीए की ड्यू है। और पे एरियर 2016 को जो नया पे स्केल आया था, उसका एरियर 2016 से 2022 के बीच जो लोग रिटायर हुए हैं उनको एरियर नहीं मिला, हम लोगों को एरियर नहीं मिला जो इन सर्विस भी है। और इसी तरह जो टोटल डीए की जो एरियर भी है, डीए के एरियर भी है, वो कम से कम 110 महीने का डीए के एरियर कर्मचारियों का ड्यू है। लेकिन जैसे कि आपदा आई है, सब लोगों को मालूम कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आपदा आ रखी है, कम से कम 5,000 करोड़ अभी नुकसान हुआ है। 2023 में 10,000 करोड़ नुकसान हुआ है। टोटल 15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है आपदा में। जैसे कि अभी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 15,000 करोड़ में से सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए दिया है। लेकिन हम आभारी है, फिर भी 1,500 करोड़ रुपए उन्होंने प्रदेश सरकार को दिया। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियाँ बनी है प्रदेश सरकार की, हमें भी लगता है, लेकिन आज की समय में कोई अभी इस आपदा की स्थिति में कोई भी डीए की मांग नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर मांग सरकारी कर्मचारी नहीं कर रहा है, कम से कम उससे छीना तो ना जाए, क्योंकि क्लियर कट एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, और वैसे भी एक नोटिफिकेशन है, डीओपी का भी एक नोटिफिकेशन है कि जो सरकारी कर्मचारी को किसी को दिया जाता है उसको छीना नहीं जा सकता है। जो आपने दे दिया है उसको आप नहीं छीन सकते। तो लेकिन यहाँ तो छीनने वाली बात आ गई थी। 15,000 रुपये कम हो तो छीनना हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, अगर आर्थिक स्थिति ठीक है तो कर्मचारी उसमें सहयोग दे रहा है, नहीं मांग रहा है काफी हद तक अपने आप। पर तो सरकार को भी देखना पड़ेगा कि भाई आप फजूल खर्ची ना करें। फजूल खर्ची का बार बार कर्मचारी यहाँ पर हमें समझाता हुआ नजर आ रहा है कि सामंजस्य बिठाता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की यहाँ बात हुई, 1,500 करोड़ अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दिया है, राज्य को दिया है, और 2023 से लेकर अब तक देखें तो 5,000 करोड़ भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो है जूझ रहा है प्रदेश, लगातार मिलता जा रहा है। ऐसे में अक्षय सर आपकी ओर ही आना चाहेंगे कि जब वेतन आयोग की सिफारिशें तय होती है तो कुछ नियम होते होंगे और उन्हें लागू करने की दृष्टिगत ही ये फैसले लिए जाते हैं। बहुत समझ से ये निर्णय लिए जाते हैं, ये हम ऐसे समझ सकते हैं। तो जब वो निर्णय लिए गए और 2 या 3 साल पहले जब वो निर्णय लिए गए, अब वर्तमान में उनमें बदलाव आ रहा है, सरकार अपने स्तर पर बदलाव कर रही है। सर, ये जो बदलाव है ये कमी को कहाँ दर्शा रहा है? क्या मतलब सीधे तौर पर यही है कि सरकार की कमी है, या फिर जो अधिकारी हैं वो निर्णय लेने में वैसी चूक रख रहे हैं? क्योंकि अधिकारी और सरकार में सामंजस्य होना बेहद ज़रूरी है, ऐसे निर्णय तभी निकल कर सामने आते हैं। देखिए उर्मिला जी, हिमाचल का जो एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ पे जो जनता है उसको काफ़ी लोगों को आइडिया भी है कि हम लोग पंजाब से लिंक्ड हैं पे स्केल में, जैसे मैंने पहले भी कहा। आज की स्थिति ये है, वित्तीय स्थिति ये आज से नहीं है, कुछ सालों से है वैसे, कि जो अमंग द सबसे ज़्यादा कर्जा जो है आज की डेट में
सबसे ज़्यादा एज अ रेशियो बोलते हैं डेट टू जीडीपी पंजाब के ऊपर है, और फिर नंबर 2 पे एक अरुणाचल और एक हिमाचल आते हैं। जी। तो वित्तीय स्थिति तो दोनों स्टेट्स की खराब है, और अमंग द जितने भी स्टेट्स हैं, आरबीआई का डेटा भी यही कहता है, जितने भी राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं। पंजाब भी अपने एम्प्लॉयज़ को, पेंशनर्स को एरियर्स वगैरह देने में वो बड़ा अपने को समर्थ नहीं समझ पा रहा है। तो जो वित्तीय स्थिति है वो प्रदेश की कोई बहुत अच्छी नहीं है, और मैं इस निर्णय को उस संदर्भ में देख रहा हूँ कि एक प्रकार का प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। मैं एक आंकड़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल 21-22 में जब ये नया पे कमीशन आया नहीं था, तब हम लोग सैलरीज पेंशन्स पे कोई 19,250 करोड़, 19,000 करोड़ खर्च रहे थे। 22 जनवरी 22 में लागू हुआ, जब 22-23 में पूरा इम्पैक्ट आया तो हम 25,500 खर्च रहे थे। आमदनी सिर्फ 800 करोड़ बढ़ी, और सरकार का सैलरी पेंशन पे खर्चा हो गया लगभग 60 to 100 करोड़ ज़्यादा, मतलब बढ़ गया खर्चा। तो बहुत बड़ा हुआ खर्चा है, बहुत एलिवेटेड सैलरी पेंशन, और मैं उसकी जो डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, हम कर्जा भी वापस करना पड़ता है, तो वो भी कोई 12-1 हज़ार करोड़ दे रही है हर साल, हम दे रहे हैं 11.5 से 12। तो अगर सरकार की हमारी जो टोटल आमदनी है वो 42,000 करोड़ है, और अगर हम 40,000 करोड़ रुपया सैलरी पेंशन और कर्जे पे की वापसी पे ही अगर गवर्नमेंट खर्च दे, तो फिर वो एक सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, पब्लिक के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि और एम्प्लॉयज़ के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि जैसे बात हुई, संजीव जी ने भी कहा कि वे एरियर्स इनके ड्यू हैं, बहुत 7-1 हज़ार करोड़ है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट भी पेंशनर्स की डिमांड है, एम्प्लॉयज़ की डिमांड है, तो एरियर भी नहीं दे पा रहे हैं। फिर अगर मैं इस मांग को, और ये जो पूरा जो कंट्रोवर्सी या जो भी ये 7A के लिए हम लोग बैठे हैं, मैं उस संदर्भ में देख रहा हूँ कि एक इंटाइटलमेंट थी, लेकिन इंटाइटलमेंट से ज़्यादा दे दिया गया, तो उस पर सरकार ने निर्णय लिया कि विड्रॉ करके आप ऑफ कोर्स उसको होल्ड में कर दिया। आई एम वेरी श्योर कि सरकार जो है उचित निर्णय जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, जो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में होगा, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ इस निर्णय को। ठीक है। अक्षय सर, जैसे आप बात कर रहे हैं तो बार बार एक स्थिति, क्योंकि राजकोषीय स्थिति को आप दर्शा रहे हैं, यथार्थ में जो राजकोषीय स्थिति है उसे आप दर्शा रहे हैं, ये स्थिति डरा भी रही है कि प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो इतनी डगमगा गई है कि हम 1 लाख करोड़ तक के ऋण में जा पहुंचे हैं, और ये स्थिति हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी है जो अभी सरकारी कर्मचारी बनना चाहती है, सपने देखती है कि सरकारी कर्मचारी बने, तो प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है इसमें वो अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करेगी। जहाँ संजीव सर, जहाँ अगर देखें तो ग्रोथ होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, वहाँ पर प्रदेश में ऐसी स्थिति पनप रही है। इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं, और इस दिशा में जो कर्मचारी है वो अपना सामंजस्य है बिठाने के लिए सरकार के साथ जो एक पाथ है वो कैसे डिसाइड करता है, वो जो चुनौतियां रहती है वो किस मंच के जरिए जाएगा? नहीं, देखिए, सही कहा आपने कि कैसे सामंजस्य बन सकता है सरकार और कर्मचारियों के बीच। देखो, आपदा आ गई है, जहाँ तक विकास की बात आपने की, अब विकास तो कहीं भी हो नहीं सकता है, जो विकास हो तो विनाश हो चुका है आज के समय में। तो अब सरकार के ऊपर भी देखो, हर मतलब देश में इतनी बड़ी आपदा आई, अभी फिर आपदा आ गई है, विकास की तरफ कर नहीं पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे, ऊपर से कर्मचारियों का है। अब कर्मचारियों को भी अपने खर्चे होते हैं, उनको भी तो अपना चाहिए होता है। तो हम बीइंग ए लीडर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो मुझे तो अपने कर्मचारी की बात रखनी है, लेकिन फिर भी प्रदेश का कर्मचारी, जैसे ये छोटे छोटे मुद्दे होते थे, ये जो है एक NGOs हुआ करती थी प्रदेश में, तो उनके साथ ये मुद्दे उठाए जाते थे। लेकिन आज के समय में कोई NGOs है नहीं, किसी को सरकार ने मान्यता नहीं दी है, 3 साल होने को आएंगे। जो भी प्रदेश के जो कर्मचारी के मुद्दे हैं, जो सचिवालय एसोसिएशन है, सबसे बड़ी एसोसिएशन होती है, हमारे बाकायदा वोट डाल के जो है ना हमारी इलेक्शन होते हैं, तो पूरे स्टेट के जो कर्मचारियों का जो भार है, जो उनका जो उम्मीदें हैं हमारे पे हैं, तो हमें भी जो है ना फिर उनकी आवाज़ को उठाना पड़ता है। अगर NGOs होती तो शायद ये छोटे छोटे मुद्दे बैठ के, क्योंकि किसी भी समस्या का जो हल है वो संवाद होता है, तो उसमें हल हो सकते थे। तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा प्रदेश सरकार को कि एक NGOs का गठन करें, और जो भी कर्मचारियों के मुद्दे हैं वो जो है ना एक संवाद के जरिए जो है ना उनको हल किया जाए। ठीक है, ठीक है।
सर आपके पास आना चाहेंगे, इन्होंने मिडल पाथ का जिक्र किया। एक पाथ रहती थी जहाँ पे कर्मचारी का एक नेता होता था और उसका अपने कर्मचारियों के जो मुद्दे होते थे उसे प्रमुखता से रखा जाता था, सरकार स्तर के साथ समन्वय किया जाता था। अब 3 साल में उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। राजकोषीय स्थिति के बाद अगर मैं सरकार की नीतियों को भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आप बहुत करीब से, नज़दीक से आपने सारी व्यवस्थाओं को देखा है, तो ये जो कर्मचारियों की अनदेखी भी हो रही है, जहाँ पर वो मिडल पाथ गुम होता नजर आ रहा है, इस पे भी आपसे टिप्पणी ज़रूर लेना चाहेंगे कि यथार्थ की स्थिति को ये बयां कर रहा है, चुनौतियों को बेशक दर्शा रहा है, पर यथार्थ में कहाँ चूक रह रही है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। अब सरकार की ओर से तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, सरकार वार्तालाप करती है, वो कोई ना कोई माध्यम है सरकार के, चाहे एनजीओ की लीडरशिप है, ये भी सेक्रेटरीट एसोसिएशन से है, तो सरकार देखेगी। लेकिन क्योंकि हम एक पर्टिकुलर नियम की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर है, तो एक आंकड़ा मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ये जो 7A में लगभग एक एस्टिमेशन किया गया है, सरकार में भी शायद किया गया है, कि लगभग 13-14 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, एक एस्टिमेशन है जिनको, या 14-1 हज़ार एम्प्लॉयज़ है जिनको इसका लाभ आज की डेट में मिल रहा है, और आगे शायद ये आंकड़ा बढ़ सकता है। और अगर लगभग उन्होंने एस्टिमेशन किया है 7-8 हज़ार रुपया अगर ज़्यादा मिल रहा है जो कि इस ऑर्डर से इफेक्ट हो रहा था, तो साल का लगभग 150 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट है। तो बात 150-1 करोड़ की है, एक प्रिंसिपल की तो बात है कि आप पंजाब से ज़्यादा दे रहे हैं, 150 करोड़ की भी बात है, ऑफ कोर्स वो ऑन होल्ड हो गया है। तो आई एम वेरी श्योर कि कर्मचारी नेता है, ये संजीव शर्मा जी भी यहाँ पे हैं, वन ऑफ देम, और लोगों की बिजली बोर्ड के लोग इन्वॉल्व हैं, पूरे कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और कई महकमे इन्वॉल्व है। सबसे सरकार बात करेगी कि जब पुराना ट्रेंड रहा है हिमाचल में कि एम्प्लॉयज़ बैकबोन है सरकार के, स्टेट के, तो बात तो करेगी। लेकिन मैं फिर से वही बात करूंगा कि इसका संदर्भ देखा जाए, क्योंकि आज की डेट में अगला पे कमीशन ड्यू हो गया है, पुराने पे एरियर आप दे नहीं पा रहे हैं, आपके डीए में हम लोग शॉर्टफॉल हो गए हैं। तो उस संदर्भ में सरकार की जो चिंता होगी, तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स को देखते हुए, जिसमें एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो वो सारों को देखते हुए मेरे को लगता है कि सरकार एक उचित निर्णय करेगी इसमें। ठीक है सर, इसी में जोड़ना चाहूँगी, वर्तमान स्थिति का आप हवाला दे रहे हैं, आर्थिक स्थिति का आप हवाला दे रहे हैं। अब यदि ये वापस होता है, 7A वापस होता है रूल, तो इसमें कोई कानूनी पहलू भी है जो कर्मचारी अपना सकता है? क्या उसे कानूनी पहलू से गुजरना पड़ेगा, या उसे भी समझना चाहेंगे सर? ये जो राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में जानना चाहूँगी, कानूनी पहलू रहेगा? यदि कानूनी हो सकता है, कोर्ट इसमें इंटरवीनियस सेंस में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है 25 का, अभी जो सितंबर का, जिसको वापस कर लिया है, ये पिछली डेट से लागू किया है। तो कई बार रेट्रोस्पेक्टिविटी को कोर्ट थोड़ा सा उस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी करता है। अब बाकी कोर्ट में क्या दलील बहस होती है, वो फिर उस टाइम की बात है कि कोर्ट्स में इसको, अभी तक तो कोर्ट्स में जाने का है, क्योंकि कोर्ट, गवर्नमेंट ने अपने आप ही इसको ऑन होल्ड कर दिया है। अभी आगे थोड़े समय में जैसे कहा गया है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई और निर्णय करे इस पर, या कैसे करेगा, तो कानूनी वो हो सकता है। और मेरे विचार में सरकार इसमें उचित निर्णय लेगी, जैसे एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि एजिटेटेड तो हैं एम्प्लॉयज़, क्योंकि अगर किसी की सैलरी मिल रही है, जो ये इफेक्ट हो रहे हैं, और उनको अगर आप उनको कम हो रहा है, तो फिर वो तभी ये शायद अखबारों में, मीडिया में, और गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिया है इसमें। संजीव सर, अब कर्मचारी नेता होने के नाते जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे, जहां आपने कहा कि तकरीबन कितने कर्मचारी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं अभी वर्तमान में? देखिए, जैसे कि सर ने कहा कि 15,000 के करीब कर्मचारी है, वो अभी है मौजूदा हालात जो है, और ये आगे बढ़ भी सकते हैं। और इसमें आपके ध्यान में ले आना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे कोर्ट में चले गए हैं, और कोर्ट ने ये कहा है, क्योंकि ये जो 7A था, उसमें ये था कि जो 3/1/2022 से पहले के कर्मचारी है, ये उनको दिया जाएगा, जो 3/1/2022 के बाद के, उनको नहीं दिया जाएगा इसका लाभ। अब कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दिया है, जजमेंट दी है, कि उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो 3/1/22 के बाद भी जिनके 2 साल पूरे हो गए, उनको भी ये हायर पे ग्रेड का लाभ दिया जाए। ये एक तो कल ही एक जजमेंट आई है, और एक 2 दिन, हाँ, कल की जजमेंट है ये। और इससे पहले भी एक बार, क्योंकि कुछ लोग जो 3/1/2022 के बाद रेगुलर हुए हैं, उनको जैसे नहीं दिया जा रहा था, वो लोग कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने कहा कि उनको भी ये मिलना चाहिए। तो इससे तो फिर निश्चित तौर पर वो
आर्थिक स्थिति तो फिर खराब होएगी ही होएगी। ठीक है, ठीक है। प्रदेश अक्षय की। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पंजाब पैटर्न को हम अपनाते हैं और वो जो पैमाना है ना आर्थिक तौर पर, हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए पंजाब जैसा बड़े राज्य का अपनाना कितनी व्यवहारिकता देता है? व्यवहारिकता में चुनौती रहती है, वो उसका परिणाम हम देख रहे हैं, पर जो अभी वर्तमान में स्थिति बनी है ऐसी दोबारा स्थिति ना बने, है ना सर? तो इसके लिए कुछ सुझाव या फिर जो आपके अनुभव क्या कहते हैं कि वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई है, अब दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, क्योंकि ये स्थिति बनना तो कर्मचारी और सरकार और जो वित्तीय निर्णय लिया गया है, जो पहले ही रूल आपने निर्धारित कर दिया है, उसमें एक सटीकता को नहीं दर्शाता है। इसमें जो एक स्वावलंबन बना रहता है वो टूट जाता है। उसे कैसे देखते हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा ना पनपे, क्योंकि ये गंभीर स्थिति है और इस पूरा देश अब इस स्थिति को देख रहा है और बार बार प्रदेश में इस स्थिति का पनपना वो अपने में अच्छा नहीं है। यदि सुझाव है तो ज़रूर दें। मैं अगर, क्योंकि मैं तो अभी एम्प्लॉयज़ के अलावा आम जन की भी बात करूँगा ना, सरकार ने तो केवल एम्प्लॉयज़ के अलावा बुढ़ापा पेंशन देनी है, अपंग पेंशन देनी है, बहुत सारे सड़क का रख रखाव भी करना है, बहुत सारे काम है सरकार को। तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ से अगर हम बाहर निकले तो हम लोग तो 40,000 करोड़ या तो 28,000 करोड़ का बजट हमारा कह रहा है कि हम सैलरीज पेंशन्स पे खर्चेंगे 25-26 के, 12,000 का हम कर्जा वापस करेंगे जो हमने लिया हुआ है ना, इंटरेस्ट और वो हमारा खर्चा है। आमदनी हमारी 42,000 करोड़ है, चाहे सेंटर से है जो स्टेट से है। तो ये आंकड़ा मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सरकार के ऊपर कितने प्रेशर्स हैं। तो इफ़ आई में से कि फिगर्स डोंट मैच, बजट के जो फिगर्स हैं वो आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर उस संदर्भ में देखा जाए तो ये सारी जो समस्या आ रही है, और पंजाब से जो आपने लिंक किया, ये बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर्स ने भी हमारे यहाँ पे कई बार लाउड थिंकिंग करते हैं वो मीटिंग्स में, एक दो बार पब्लिक में भी कहा कि भाई पंजाब से क्यों जुड़े हैं हम लोग। तो कई बार एम्प्लॉयज़ की प्रोटेस्ट हुआ, कई बार वो माने कई बार नहीं माने, तो इस पर डिबेट अवश्य होनी चाहिए। और आज की डेट में तो आप उस स्टेट को फॉलो कर रहे हैं जो खुद जो मतलब वित्तीय स्थिति के एंगल से जिसकी बहुत हालत जो है, इट इज़ द मोस्ट फिस्कली स्ट्रेस स्टेट, हिमाचल और पंजाब भी। तो क्या हम उसी को अगर पे स्केल्स में हम फॉलो करेंगे तो वो एक बहुत पब्लिक में डिबेट होनी चाहिए, आम जनों में होनी चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉयज़ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए मेरे विचार में। और हमारा एक HP फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का है, वो कहता है कि भाई 3% से ज़्यादा डेफिसिट नहीं होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट मीन्स कर्जा, हम उससे ज़्यादा कर्जा ले रहे हैं 5%। तो उसकी स्थिति है कि हर साल लेते लेते आज हम उस स्थिति में आ गए। आपने 1 लाख करोड़ का एक आंकड़ा दिया और ये बड़ी विधानसभा में बहुत बार पब्लिक में इकोनॉमिस्ट वगैरह में भी चर्चा होती है। तो हम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट बजट मैनेजमेंट एक्ट है, प्रदेश का अपना एक्ट है, हर स्टेट ने बनाया हुआ है, उसकी भी हम एक प्रकार से वायलेशन कर रही है। इस पर इनफैक्ट किसी टाइम पे कोर्ट्स को भी इंटरवीन हो सकता है करना पड़े कि भाई आपका एक एक्ट है, आप अपने फिस्कल डेफिसिट को कैसे अपने आप ही स्वयं, जबकि आपका वो कहता है 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो सैलरी पे, क्योंकि एक मैंने जो जैसे आंकड़ा दिया, आप 19,000 करोड़ खर्च रहे थे 21-22 में, पे कमीशन क्यों बहुत एलिवेटेड हो गई ना, तनख्वाह बढ़ गई, पेंशन बढ़ गई, लगभग 2.25 लाख एम्प्लॉई हैं हिमाचल में और 2 लाख पेंशनर हो गए। तो 4.25 लोगों की तनख्वाह भी बढ़ गई, पेंशनर भी बढ़ गई। तो ये आंकड़े ऐसे हैं जो कि इतनी छोटे से स्टेट के लिए एक चिंता का विषय है और मेरे विचार में इस पर डिबेट तो होनी है, एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने कहा वो पंजाब से हमारा कोई, पंजाब के पब्लिक फाइनेंसेस भी खराब है, लेकिन उनकी इकोनॉमी कई मामलों में बहुत अच्छी है हमसे। तो वो उन सबको देखते हुए हमें शायद पंजाब से अपने को थोड़ा अलग करना पड़ेगा। संजीव सर, आंकड़ों की बात कर रहे हैं और राजकोषीय स्थिति में जहां आंकड़े दर्शा रहे हैं वहां पर सर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है बनी हुई है और पंजाब पे स्किल को जहां फॉलो करना, ऐसे में उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्मचारियों तक की सीमित ना रहे, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समझे तो बहुत ज़्यादा एक बड़ा आंकड़ा है कर्मचारी को, क्योंकि बिल्कुल आखिर के पड़ाव में हम पहुंचे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है जानी बहुत ज़रूरी है कार्यक्रम में, आप ज़रूर कहें, क्योंकि कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। देखिए उर्मिला जी, जैसे ही कहा कि जो पंजाब पे स्केल है, मैं आपको बता दूं जो हिमाचल का पे स्केल है वो 3 चीज़ों से बना होता है। जो स्केल है उसको हम पंजाब का अडॉप्ट करते हैं, जो रूल्स हैं वो सेंटर का करते हैं और जो अलाउंसेज है वो स्टेट के अपने होते हैं। अब जो स्केल की बात है ये तो हम पंजाब का अडॉप्ट करते हैं। अब सर कह रहे हैं कि वहाँ की स्थिति खराब है। अब देखो
कर्मचारी तो कर्मचारी होता है, चाहे वो प्रदेश का कर्मचारी हो चाहे देश का कर्मचारी हो। तो हमारी तो मांग रहेगी कि पंजाब का स्केल ऑप्ट ना करके हम सेंटर का स्केल ऑप्ट करें। हमारी तो मांग रही कि सेंटर का स्केल हम ऑप्ट किया जाए, सब जो प्रदेश सरकार है बिल्कुल यहीं पर सर सेंटर का स्केल जो है इसके लिए जो कैसे दिशा निर्देश रहते होंगे, कौन सी मापदंडों को फॉलो करता होगा? बहुत अच्छा सुझाव हमने दिया। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर पड़ाव में है और दो विशेषज्ञ मौजूद है तो कुछ भी चीजें छोड़ना नहीं चाहते। सेंटर पे स्केल की बात कर रहे हैं सर। ऐसा है कि अधिकतर जो स्टेट्स हैं वो अपना अपना पे स्केल बनाते हैं अपने रिसोर्सेज के हिसाब से। तो प्रदेश है, मांग तो नेचुरली होगी कि सेंटर का स्केल, आज की डेट में सेंटर्स के स्केल अच्छे हैं, अलाउंसेस भी बहुत अच्छे हैं, तो मांग तो होगी कि भाई नेचुरली एम्प्लॉयज़ मांगेंगे, लेकिन हर स्टेट अपना अपना अपनी जितनी आपकी चादर है उसके हिसाब से, है ना। ठीक है। सो एक अंग्रेज़ी में अभी बल्कि जब आ रहा तो एक कहावत है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अ हाउस इन अ फिस्कल स्टॉर्म। तो मतलब कि वित्तीय जब इतनी स्थिति, इट्स लाइक अ स्टॉर्म, तो उसमें घर बनाना आसान नहीं है। तो उस सबको देखते हुए अपने रिसोर्सेज, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, है ना। टैक्स तो कोई देना नहीं, मतलब विलिंगली टैक्स तो उतना ही देगा जितना, तो पैसा तो सोर्स जो होता है वो टैक्स से। तो आप आम जनता पे टैक्स लगा के एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अपनी चादर को देखते हुए मेरे विचार में हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ की भी मांग पूरी होनी चाहिए, बट कंसल्टेशन ज़रूर होनी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा, और जो भी उचित निर्णय है मेरे विचार में सरकार जी बिल्कुल बिल्कुल। मसला बहुत गंभीर है और वर्तमान में ज्वलंत भी है। ऐसे में हायर ग्रेड पे और रूल 7A इसके संदर्भ में जो भी चीज़ें पनप रही है वर्तमान में यही दर्शाती है कि सरकारी और प्रदेश की वित्तीय स्थिति और जो वित्तीय स्थिति या फिर सेहत भी कहें उसमें जो सामंजस्य है सरकार को बनाना होगा। सरकार बेशक इससे जूझ रही है लेकिन सही निर्णय लेना होगा और कर्मचारी की अपनी कुछ उम्मीदें हैं जो सरकार से ही वो लगाता है। और यहाँ पर हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त मौजूद रहे जिन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष उन्होंने भी अपने सुझाव दिए। समय की पाबंदी हमें बांध रही है और कार्यक्रम में हमारी सिर्फ ये ज़रूर कोशिश रही कि ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाए, कुछ जो निकले वो आप तक पहुँचाया जा सके। हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो आप कार्यक्रम में पहुंचे और इस मुद्दे को गहनता से कुछ चुनौतियों के तौर पर भी देखा और निर्णय भी देने की कोशिश की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कार्यक्रम आज की बात के इस अंक में इतना ही। दर्शकों, हमारी कोशिश यही थी कि इस संदर्भ में कुछ ज़रूर निकल कर सामने आए और आप तक ज़रूर पहुंचाया जाए। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपके पास फिर हाजिर होंगे। दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।